है सबको? यस मैम। अच्छा, चलो। कल की क्लास में किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई कुछ जानना चाहता है? जो हमने कल बात की थी उसमें से किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, ठीक है। तो देखिए, कल की क्लास में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की कुछ शर्तों के बारे में बात की थी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या क्या कंडीशंस है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, है ना? तो जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सिएबल हो, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप लीगल एक्शन ले सके तो उसमें कुछ बातें पूरी होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, है ना? एक ऑफरर हो, एक ऑफरी हो। दूसरा क्या पढ़ा था? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। तीसरा क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी ऑफरर को ऑफर देने पे या फिर ऑफरी को एक्सेप्टेंस देने के लिए किसी भी तरीके से कंपेल ना किया गया हो, है ना? मजबूर ना किया गया हो। दोनों ही जो पार्टीज हैं वो बिना किसी कोएर्सन के, मतलब बिना किसी डरा के, धमका के या फिर फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हुई हो। ठीक, तीसरी बात हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद चौथी बात हमने पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब 18 साल से उम्र ज्यादा हो, साउंड माइंड हो और कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी जो भी पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का उद्देश्य और कॉन्ट्रैक्ट में आपके प्रॉमिस के बदले मिलने वाला कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक ओके? चलिए, अब एक क्या बोला हमने? अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट, है ना, जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उद्देश्य ही अनलॉफुल हो या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो। कब होगा उद्देश्य या कंसीडरेशन अनलॉफुल? हमने बात की कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फॉरबिडन है, लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, लॉ ने मना किया है, आप किसी व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप किसी से फ्रॉड करना चाहते हैं, या जो सोसाइटी में इमोरल है ना, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, इस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले में आपको जो कंसीडरेशन कोई दे रहा है वो इस तरीके का कंसीडरेशन है। इस तरीके बदले में, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? आपके वादे के बदले में जो कुछ आपको मिलता है वो कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मैंने आपको बोला मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी, आप जाके मिस्टर ए का मर्डर करके आ जाओ, यानी मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही हूं, आपको 2 लाख रुपए देने के बदले में मेरा कंसीडरेशन क्या है? मैं आपको एक अनलॉफुल काम करने को कह रही हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसीडरेशन अनलॉफुल है, इस सिचुएशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। तो मैं ऐसे बोल दूं, ऑल अनलॉफुल और इलीगल
कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ये बात ठीक है क्या? जितने भी अनलॉफुल या जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वॉइड होंगे। ये बात ठीक है क्या? ये बात सही लिखी है क्या मैंने, या इसमें कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताइए। ठीक लिखी है? ऑल अनलॉफुल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, सही लिखा है ना ये? हुसैन, जितेंद्र, हाँ, नकुल, प्रियांशु, ओके, ठीक है। बट all void contracts are not illegal। ठीक है, ये 2 लाइन आप भी लिखेंगे, मतलब 2 लाइन क्या, आप ये पूरा यहां से यहां तक, ये जहां जो मैं येलो मार्क कर रही हूं आप भी लिखेंगे। नोट इट डाउन, इसको पहले नोट कर लीजिए एंड शो मी कंसेंट कि आपने नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करिए, नोट करिए, बताइए मुझे, नोट कर। यस मैम। यस मैम। तो ऑल अनलॉफुल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते। जैसे देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कब कहेंगे, कब कहेंगे इलीगल? जब उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन, क्या बोला मैंने? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कब कहेंगे? जब उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन कैसा हो, अनलॉफुल हो, तब हम उसे इलीगल कहेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो वो वॉइड है। पर मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बबलू से, यानी मिस्टर ए ऑफरर हैं, और ऑफरर जो है वो मेजर है, यानी ऑफरर की उम्र 18 साल से ऊपर है, लेकिन जो बबलू है वो ऑफरी है और बबलू की उम्र 15 साल है। ठीक है, मुझे बताइए, क्या बबलू कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या बबलू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड है क्या? नो मैम। है ना, बिल्कुल ठीक। बबलू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब क्योंकि बबलू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और क्यों नहीं है क्वालिफाइड? क्योंकि बबलू क्या है? माइनर है। हमने क्या बोला था? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, मतलब उनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी माइनर है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इलीगल कह सकती हूं क्या? क्या ये इलीगल है क्या? नो मैम। इलीगल तो नहीं है, लेकिन वॉइड है। हाँ, तो सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, लेकिन हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो ये जरूरी नहीं होता। राइट? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम, क्लियर। ठीक है, चलिए। नाउ अब एक बात मुझे बताइए, एक मिस्टर राम है और दूसरे मिस्टर हनुमान है। राम हैज 4 कार्स। राम के पास कितनी कार है? 4 कार है। राम wants to
sell one of his cars for rupees 3 लाख, है ना। राम अपनी एक कार 3 लाख रुपए में हनुमान को बेचना चाहते हैं, तो राम कौन हो गए? राम हो गए ऑफरर और हनुमान कौन हो गए? ऑफरी। राम हो गए ऑफरर और हनुमान हो गए ऑफरी। अब ना राम जो है ना वो अपनी कौन सी कार बेचना चाहते हैं? एल्टो। ऐसा राम ने समझा कि मैं अपनी एल्टो बेच रहा हूं 3 लाख रुपए में, और हनुमान ने क्या सोचा? वो अपनी BMW बेच रहे हैं। ठीक है, यहां पे गलती किसकी है? राम की गलती है या हनुमान की गलती है? हनुमान। क्यों? राम ने तो क्लियर किया ही नहीं, राम ने तो बस ये कहा मैं अपनी एक कार बेचना चाहता हूं, और मन में क्या सोच लिया? मैं अपनी अल्टो बेचूंगा। और हनुमान ने मन में सोच लिया कि वो अपनी BMW बेचेंगे। गलती किसकी है? दोनों की है। दोनों की है। एंड गलती का कारण क्या हुआ यहां पे? अनसर्टेनिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे मीनिंग दोनों का, दोनों जिस जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें कुछ अनिश्चितता है ना, क्लैरिटी नहीं है ना। यहां पे सारी गड़बड़ होने की वजह, ये सब झोलमाल होने की वजह क्या है? क्लैरिटी नहीं है ना। मीनिंग अनसर्टेन है, मीनिंग निश्चित नहीं है, जो बात कह रहे हैं उसका वो निश्चित नहीं है। इसका मतलब क्या? यानी अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में की हुई बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल भी यहां दिया है। अनिल के पास 4 कार हैं। He offers to sell his 1 car out of those 4 cars to सुनील for rupees 2 lakh। 4 में से एक कार सुनील को 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। सुनील ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है कि अनिल कौन सी कार बेचेंगे और सुनील कौन सी कार खरीदेंगे। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ही सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, इन दैट केस this contract is not valid, not enforceable by law। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। चलिए, मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी मैंने आपको बताया था कि आपके CMA फाउंडेशन में MCQs पैटर्न सवाल रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक सवाल के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और वहां पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही आंसर को चूज करना है। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो नोट्स में है वो कर रहे हैं हम। एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड द सेम थिंग। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं क्या? फॉल्स। फॉल्स। कारण? एग्रीमेंट में लॉ इन्फोर्सिबल में होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सिएबल है वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। बिल्कुल ठीक, शाबाश। Second, the term proposal used in Indian contract is synonym with the term ऑफर। very good, offer, बिल्कुल ठीक। The term proposal or offer has been defined in 2A 2A, शाबाश। Which one of the following has the correct sequence? इसमें correct sequence किसका है? बी। बी। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस तो बन गया प्रॉमिस, उसको मिल गया कंसिडरेशन, लॉ में एनफोर्सिएबल है तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। बी। सोशल एग्रीमेंट्स आर not enforceable in the बी, नॉट एनफोर्सिएबल इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए। अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन अ फ्रेंडली एनवायरमेंट आर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस इज, प्रॉमिस क्या होता है? बी, अ प्रपोजल विच हैज बीन एक्सेप्टेड, बिल्कुल ठीक। टू बी,
मैम एक्सेप्टेड. ए. एक्सेप्टेड, जब आप किसी को ऑफर दो, ठीक है, और जो ऑफर जिसको आपने दिया, ऑफरी, उसने ऑफर को क्या दे दी, अपनी असेंट, तो हम क्या कहेंगे, ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो क्या बन जाता है ना, ऑफर एक्सेप्ट होते ही क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए. ए म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी प्रॉमिस करती है या दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, दोनों. दोनों। तो वहां पे कैसे प्रॉमिस होते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कह दीजिए, ठीक है, म्यूचुअल प्रॉमिस कह दीजिए, म्यूचुअल मतलब आपस में। ओके, 9th, द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। मस्ट बी. हाँ बोलिए जितेंद्र, व्हाट शुड बी द आंसर, Must be certain. हाँ क्या बोल रहे हैं, A. ए, ओके। डिंपल, व्हाट इज योर आंसर, मैम ए. प्रियांशु, मैम ए. देखिए ए क्या है, अच्छा, टर्म ऑफ एग्रीमेंट, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव, टर्म ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होनी चाहिए, आप सब जानते हैं, या मस्ट बी केपेबल ऑफ मेड सर्टेन, जिनको निश्चित किया जा सके, जो निश्चित होने योग्य हो, जिनमें सर्टिनिटी हो, एंड अनएम्बिगुअस, एम्बिगिटी का मतलब होता है नॉट क्लियर, अनएम्बिगस का मतलब होता है नो कंफ्यूजन, एम्बिगिटी मतलब होता है डेलिमा, कंफ्यूजन, अनएम्बिगस का मतलब नो कंफ्यूजन। तो ये तीनों ही बातें ठीक है या नहीं है, सर्टेनिटी हो, केपेबल ऑफ सर्टेन हो, या फिर नो कंफ्यूजन, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके है क्या, बात समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट की मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, ऑफर. ऑफर। और ऑफर कैसा हो, वैलिड. वैलिड ऑफर हो, ठीक है। ऑफर हम किसे कहते हैं, ऑफर का मतलब 2A, ऑफर को कैसे डिफाइन करता है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने की या ना करने की इच्छा जाहिर करे, और इच्छा जाहिर करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है इच्छा जाहिर करने के पीछे, प्रपोजल करना है. सामने वाले से उसकी कंसेंट लेना, सामने वाले से उसकी कंसेंट लेना, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑफर। पढ़िए, ये 4 पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा पढ़िए। ओके है क्या, ऑफर वाली बात समझ में आ गई क्या, ओके बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट, यहां पर नाउ अभी
किसी भी ऑफर को कैसा होना चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए। और वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, यानी कब हम किसी ऑफर को वैलिड ऑफर बोलेंगे, इसके बारे में हम यहां पर अब बात करने वाले हैं। और सबसे पहली बात क्या है कि जो भी पार्टी ऑफर दे रही है, ऑफर कौन देगा, ऑफरर या प्रोमिसर, यानी जो भी पार्टी ऑफर दे रही है यानी ऑफरर या प्रोमिसर, उस ऑफरर को या प्रोमिसर को क्या करना पड़ेगा, अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब अपनी इच्छा को जाहिर करना पड़ेगा। क्या इच्छा को जाहिर करना पड़ेगा, किसी काम को करने की या ना करने की। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति से क्या चाहते हैं, आप किसी काम को करवाना चाहते हैं या किसी काम को नहीं करवाना चाहते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो आपको क्लियरली क्या करनी है, सिग्निफाई करनी है। अगर आपने सिग्निफाई नहीं की, ठीक है, तो हम उसे वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। यानी इच्छा को, अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करना है। और किस चीज की विलिंगनेस, टू डू समथिंग की और नॉट टू डू समथिंग की। बोला कि केवल विलिंगनेस एक्सप्रेस करना ऑफर नहीं होता। जैसे मैंने बोला मैं कार खरीदना चाहती हूं, मैं घर खरीदना चाहती हूं, मैं सिंगापुर घूमने जाना चाहती हूं, इसे हम ऑफर नहीं कहते, क्योंकि मैं केवल अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रही हूं। लेकिन मुझे मेरी विलिंगनेस, मुझे खुद को नहीं सिग्निफाई करनी, मेरे को खुद को अपने आप को इच्छा जाहिर नहीं करनी होती। वैलिड ऑफर हम कब कहते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो वैलिड ऑफर होने के लिए पहली बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, बढ़े आगे। अरे डिंपल, हुसैन, जितेंद्र, क्लियर है। हाँ तो हाँ या ना बोलने के एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी लगते हैं, लगते हैं क्या, Yes, ma'am. नहीं लगते ना, हाँ मैम। नहीं लगते हैं। चलिए, दूसरा ऑफर, ऑफर की दूसरी महत्वपूर्ण बात, यानी किसी ऑफर को वैलिड ऑफर होने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि ऑफर तभी होगा जब एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने की इच्छा को सिग्निफाई करे। दूसरा, ऑफर कैसा होगा, हो सकता है ऑफर में बी, ऑफर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफर कैसा हो सकता है, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी ऑफर पॉजिटिव कब होगा, जब उस ऑफर में आप क्या करते हैं, क्या करते हैं उस ऑफर में, किसी काम को करने की इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे मैं अपनी कार आपको बेचना चाहती हूं, मैं अपनी सर्विस आपको देना चाहती हूं, ये कैसा ऑफर है, मैं किसी काम को करने की इच्छा जाहिर कर रही हूं या किसी काम को नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रही हूं, करने की। तो जब आप किसी काम को करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर उसे क्या कहते हैं, इट इज अ पॉजिटिव ऑफर। और याद है उस दिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, जब बंटी की बाइक बबली की स्कूटी से भिड़ गई थी और बंटी ने बबली को क्या ऑफर दिया था, 50,000 रुपए देगा। हाँ, और बदले में पुलिस केस फाइल नहीं मत होना। करना। यानी ये वो किस चीज का ऑफर है, टू डू, किसी काम को Do something. ना करने का। नेगेटिव ऑफर क्या होता है, किसी काम को करने की इच्छा, और नेगेटिव ऑफर किसी काम को ना करने की इच्छा, नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है क्या, देखो ऑफर
कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, पढ़िए, ये अनिल वाला एग्जाम्पल पढ़िए पहला। समझ में आई क्या बात? पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग। अनिल ने या सुनील को अपनी बाइक भेजने की इच्छा जाहिर की है, तो हम इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफर है, पॉजिटिव ऑफर है? कैसा ऑफर है? पॉजिटिव। नाउ दूसरा एग्जाम्पल, अनिल आस्क्ड सुनील आफ्टर हिज कार्स मीट विद एन एक्सीडेंट। अनिल की कार सुनील से भिड़ गई, तब अनिल ने सुनील को कहा कि सुनील तुम कोर्ट मत जाना और मैं तुम्हें बदले में तुम्हारी बाइक के रिपेयर चार्जेस दे दूंगा। यहां पर किस काम को करने की इच्छा जाहिर कर रही है? नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब किसी काम को ना करने की इच्छा जब जाहिर होती है तो हम उसे कहते हैं पूरा दो, ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ के देखिए जिसके आगे मैंने 2 नंबर लिखा, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। क्लियर है? बढ़े आगे। रामलाल ने हनुमान को ऑफर दिया कि भाई हनुमान, मैं अपनी बाइक तुमको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं इफ यू नॉट रिप्लाइड विद इन 3 मंथ। ठीक है, अगर तुमने 3 महीने में रिप्लाई, 3 दिन, अगर तुमने 3 दिन में रिप्लाई नहीं दिया, आई विल ट्रीट एज एक्सेप्टेंस। रामलाल कौन हो गए यहां पे? ऑफरर। और हनुमान कौन हो गए? ऑफरी। अब यहां पे देखिए, ऑफरर ने ऑफरी को एक ऑफर दिया कि मैं अपनी बाइक तुमको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं अगर तुमने 3 दिन में रिप्लाई ना दिया। यानी क्या किया ऑफरर ने? ऑफर में क्या लगा दी? एक शर्त। और ऑफरर ने क्या बोला? अगर उस शर्त का पालन ना हुआ तो इसे मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस मान लूंगा। यानी अगर तुम 3 दिन में अगर हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलते हो क्लियरली, तो 3 दिन के बाद मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्या मान लूंगा? हाँ। लॉ क्या बोलता है
कि ये इनवैलिड ऑफर है, किसी भी ऑफर में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसको पूरा ना करने का मतलब एक्सेप्टेंस हो। जैसे इन्होंने क्या बोला, क्या शर्त डाल दी, 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। यानी ऑफर में एक ऐसी शर्त है 3 दिन में जवाब देने वाली, अगर और उसकी नॉन कंप्लायंस, अगर 3 दिन में जवाब ना दिया तो फिर ये क्या मान रहे हैं, एक्सेप्टेंस। ऐसा ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होता। आप किसी भी ऑफर में ऐसी शर्त नहीं डाल सकते कि जिसको न मानना ऑटोमेटिकली क्या ट्रीट कर लिया जाए, एक्सेप्टेंस। नो, नॉट अलाउड। बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट वन। हमने बोला कि एक ऑफरर ऑफर देगा और ऑफर तभी कंप्लीट होगा जब वो क्या किया जाए, कम्युनिकेट। एक बात बताइए, ऑफर किसको दिया जाता है, अपने आप को या एक दूसरी पार्टी को? दूसरी पार्टी। तो जब तक बात दूसरी पार्टी तक ना पहुंचे, जब तक ऑफर कम्युनिकेट ना हो, तब तक उसकी वैलिडिटी भी नहीं होती। और ऑफर किसको कम्युनिकेट होना चाहिए, किसको दिया जाता है ऑफर? ऑफरी को। और क्यों दिया जाता है ऑफरी को ऑफर? फॉर एक्सेप्टेंस, है ना। ऑफरर ऑफरी को एक्सेप्ट ऑफर क्यों देता है, फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन है ऑफरर ऑफरी, ऑफरर ऑफरी को क्या देगा, ऑफर। ऑफरर ऑफरी को क्या देगा, ऑफर। ये ऑफर ऑफरी तक क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट। यानी ऑफर की बात ऑफरी को कम्युनिकेट होनी चाहिए। और जब ऑफर की बात ऑफरी को कम्युनिकेट हो जाएगी तभी ऑफरी क्या दे सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। यानी से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बोला कि मैं अपनी बाइक तुमको बेचना चाहता हूं। जब ये बात ऑफरी तक कम्युनिकेट हो जाएगी तभी ऑफरी हाँ बोलेगा। मान लीजिए कि ऑफरर ना छत पे खड़े होके बोल रहे हैं, मिस्टर ए छत पे खड़े होके बोल रहे हैं हाँ मैं अपनी बाइक ना 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। क्या ये ऑफर उन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑफरी को दिया है क्या? नो मैम। नहीं। तो जब तक ऑफरर ऑफरी को न दे दे ऑफर, तब तक ऑफरी उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। यानी एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है, एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि ऑफर का क्या हो, कम्युनिकेशन हो, ऑफरी तक बात पहुंचे। यहां पर एक केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का एक केस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था देखिए, 2 लोग थे, एक थे हमारे गौरीदत्त और एक थे मिस्टर लालमन। लालमन गौरीदत्त के सर्वेंट थे और गौरीदत्त का एक भतीजा था, नेफ्यू, राकेश। ठीक है, क्या हुआ, राकेश मेले में घूमने गया, ये जो भतीजा था या गौरीदत्त का भतीजा था ये मेले में घूमने गया और क्या हो गया, गुम, मेले में खो गया। अब जब बहुत प्यार करते थे गौरीदत्त अपने भतीजे से और भतीजा जब मेले में खो गया तो गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को भेजा और बोला कि जाओ लालमन मेरे भतीजे राकेश को ढूंढकर लेकर आओ। ऐसा गौरीदत्त ने लालमन को बोला। अब जब लालमन चला गया, उसके मतलब है ना, लालमन ढूंढने चला गया, उसके पीछे से गौरीदत्त ने अनाउंस किया, क्या बोला, मैंने शब्दों को सुनिएगा, लालमन ढूंढने चला गया, उसके पीछे से गौरीदत्त ने यह अनाउंस किया कि जो मेरा भतीजा ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, जो मेरा भतीजा ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। अब लालमन गांव दर गांव भटकते रहे और उनको वो भतीजा मिल गया। भतीजा जब गांव में लेके आए तो उन्हें पता चला कि गौरीदत्त ने तो एक ऐसा ऑफर दे रखा है। लालमन ने बोला लाओ इनाम के 1 लाख रुपए, गौरीदत्त ने मना कर दिया कि तुमको नहीं दूंगा।
बोले क्यों, आपने ही तो बोला था कि जो मेरा भतीजा ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। तो पता है गौरीदत्त ने क्या बोला, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ऑफरर को ऑफरी ही एक्सेप्ट करेगा। और ऑफरी कौन होता है, जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुआ हो। बोले लालमन तुमको तो मेरा ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो शहर में थे ही नहीं। तो जिसको ऑफर कम्युनिकेट ना हुआ वो एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता। देखिए क्या लिखा है, गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। He then announced that anybody who traced his nephew would entitled to certain reward. जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दूंगा। L stands for लालमन। लालमन ने लड़के को ढूंढ लिया in ignorance of his announcement। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लालमन ने जिस समय भतीजे को ढूंढा, लालमन को गौरीदत्त के ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब तक लालमन को गौरीदत्त के ऑफर के बारे में कम्युनिकेशन ना हो तब तक लालमन एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते। लालमन को तब पता चला रिवॉर्ड के बारे में जब वो गांव में आया, देन ही क्लेम्ड इट, जबकि ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। बोले आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, आप एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते। इसीलिए लॉ क्या बोलता है कि एक ऑफर तभी कंप्लीट होगा जब वो कम्युनिकेट हो जाए। मतलब ऑफर को हम तभी कंप्लीट मानते हैं जब ऑफर क्या हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए। किसको कम्युनिकेट हो जाए, ऑफरी को कम्युनिकेट हो जाए। जब तक, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं, जब तक ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट ना हो तब तक एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेट देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। मतलब ऑफर के बारे में आपको पता ही नहीं है और आपने हाँ बोल दी। जैसे लालमन को पता ही नहीं था कि गौरीदत्त ने कोई ऑफर दिया है और उन्होंने भतीजे को ढूंढ लिया, तो फिर उस सिचुएशन में उसे ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं बोली जाती और लालमन को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। ये पढ़ के देखिए वापस, जो मैंने बोला ये पैरा में लिखा है। और किसी भी तरीके का दिमाग में कोई भी इंस्टेंट कंफ्यूजन आता है तो पूछिए, कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो प्लीज आस्क। एनीबडी, डिम्पल, हुसैन, जितेंद्र, नकुल, पार्थ, प्रियांशु, यश, कोई भी डाउट है तो बोलिए बेटा। क्लियर? हाँ बोलिए बेटा। मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। एनीवन एल्स? डिम्पल, नो मैम। मतलब कोई डाउट नहीं है? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो ऑफर ऑफरी को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। जब तक ऑफरी को ऑफर के बारे में पता ना हो तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। क्लियर? और अगर एक्सेप्टेंस दे भी दी तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा। ओके है क्या? ओके मैम। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? अदरवाइज आई एंड द क्लास फॉर टुडे। एंड कर दूं क्लास? यस मैम। ठीक है।